उस शाम मैं दफ्तर से घर लौट रही थी। सड़क सुनसान थी, हवा अजीब तरह से ठंडी। शाम के 6 बजे थे, लेकिन आसमान ऐसा लग रहा था मानो रात उतरने की जल्दी में हो। मैं अपने रास्ते पर तेज तेज कदमों से चली जा रही थी, जब अचानक मेरी नज़र एक पेड़ की सूखी डाल पर बंधे काले धागे पर पड़ी। यह कोई साधारण धागा नहीं था, मोटा, काला और उस पर कई गांठें लगी हुई थीं। धागा हवा में हल्का हल्का कांप रहा था, जैसे मुझे बुला रहा हो। मैं रुक गई। मुझे नहीं रुकना चाहिए था, पर मेरे पैर जैसे जम गए। वह पेड़ सड़क के किनारे अकेला खड़ा था। उसकी छाया लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थी। मैंने सोचा, कोई टोटका होगा, शायद किसी ने कोई मन्नत मांगी हो। हमारे यहाँ लोग ऐसे ही धागे बांधते हैं। लाल धागा मैंने देखा था, हरा भी देखा था, पर काला, वह भी इतनी सारी गांठों के साथ। पता नहीं क्यों मेरा हाथ अपने आप आगे बढ़ गया। मेरे दिमाग में एक आवाज़ कह रही थी, मत छू, आगे बढ़ जा। लेकिन मेरे हाथ ने सुना नहीं। जैसे किसी और की कठपुतली बन गई थी मैं। जैसे ही मैंने धागे को छुआ, उंगलियों में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ठंडक नहीं थी वह, बल्कि एक चुभन थी, जैसे किसी ने हजारों छोटी छोटी सुइयां एक साथ चुभो दी हों। मैंने अपना हाथ खींचना चाहा, पर धागा मेरी उंगलियों में लिपट गया और बिना सोचे मैंने गांठ खोल दी। पहली गांठ खुली तो एक सरसराहट हुई, दूसरी खुली तो हवा तेज हो गई, तीसरी खुली तो मुझे लगा जैसे कोई मेरी गर्दन के पास खड़ा हो। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, बस सड़क, पेड़ और दूर तक फैला सन्नाटा। मैंने फिर से धागे की तरफ देखा। अब वह बिल्कुल सीधा लटक रहा था, हवा में भी नहीं हिल रहा था। सारी गांठें खुल चुकी थीं। धागा अब एक सीधी लकीर की तरह लटक रहा था, जैसे किसी की लंबी काली उंगली मेरी तरफ इशारा कर रही हो। उसी क्षण मेरे कान के पास किसी की धीमी सांस गूंजी। मैं चीखी नहीं, बस एकदम से पीछे हटी। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि सीने में दर्द होने लगा। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। सड़क पर एक भी इंसान नहीं, एक भी गाड़ी नहीं, बस मैं, वह पेड़ और वह काला धागा। मैंने भागना शुरू किया। मेरे पैर अपने आप तेज होते गए। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी, पर देख लिया। वह धागा अब भी वैसे ही लटक रहा था, पर मुझे लगा जैसे वह मुझे देख रहा हो। घर पहुंचने में मुझे 10 मिनट लगे, पर वह 10 मिनट 10 घंटों जैसे लगे। हर कदम पर मुझे लग रहा था कि कोई मेरे पीछे है। मैं सड़क के बीचों बीच चल रही थी, क्योंकि अंधेरे कोनों से डर लग रहा था। जब मैं अपनी गली में मुड़ी तो थोड़ा चैन आया। यहाँ कुछ लोग थे, दुकानें खुली थीं, रोशनी थी, पर वह एहसास अब भी था, जैसे कोई मेरे कंधे के पीछे चल रहा हो। मैंने 2-3 बार पीछे मुड़कर देखा, पर हर बार सिर्फ सामान्य लोग दिखे, अपने काम में लगे हुए। मैं अपने घर के गेट तक पहुंची। चाबी निकालने में मेरे हाथ कांप रहे थे। आखिरकार ताला खोला और अंदर घुस गई। दरवाज़ा बंद करते ही मैंने चैन की सांस ली, पर राहत कुछ देर ही रही। जब मैं अपने कमरे में गई और लाइट जलाई तो मुझे अपनी हथेली पर कुछ दिखा। वहाँ एक काली लकीर थी, जैसे किसी ने काले पेन से खींच दी हो। मैंने उसे रगड़ा, पर वह नहीं गई। पानी से धोया, साबुन लगाया, पर वह लकीर वहीं की वहीं रही। और तभी मुझे याद आया, जब मैंने धागा पकड़ा था तो वह मेरी उंगलियों में लिपट गया था। शायद यह उसी का निशान है। मैंने सोचा कि कल तक ठीक हो जाएगा। मैं बहुत थक गई थी, इसलिए खाना बनाने का मन नहीं किया। बस 1 कप चाय बनाई और बिस्तर पर लेट गई। लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही दृश्य दिमाग में आ रहा था, वह धागा, वह हवा और वह सांस। मैंने अपने कान के पास हाथ फेरा, जैसे वह सांस अब भी वहाँ महसूस हो रही हो। मैंने खुद को समझाया, बस एक संयोग था, हवा का झोंका था, कुछ नहीं हुआ। पर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। रात के 11 बजे मैं अब भी जाग रही थी। मैंने फ़ोन उठाया और अपनी सहेली रिया को कॉल किया।
उसने पहली रिंग पर ही उठा लिया। क्या हुआ? इतनी रात को फ़ोन? उसने पूछा। मैं कुछ बोलने वाली थी पर रुक गई। मैं उसे क्या बताती कि मैंने एक धागा छुआ और अब मुझे अजीब लग रहा है। वह हंसती। कुछ नहीं, बस यूं ही, मैंने कहा। सो नहीं आ रही थी? तू ठीक तो है ना? उसने पूछा। आवाज़ कांप रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तू सो जा, कल बात करते हैं। मैंने फ़ोन काट दिया। अब कमरे में सिर्फ छत के पंखे की आवाज़ थी, धीमी, एक जैसी। पर उसी आवाज़ के बीच मुझे कुछ और सुनाई दिया, एक हल्की सी खरोंच, जैसे कोई दीवार पर नाखून घिसा रहा हो। मैं उठकर बैठ गई। आवाज़ खिड़की की तरफ से आ रही थी। मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर है। खिड़की के बाहर सिर्फ आसमान है। वहाँ कोई कैसे हो सकता है? फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे से खिड़की के पास गई। पर्दा हटाकर बाहर झांका। कुछ नहीं था, बस रात का अंधेरा और दूर की कुछ बत्तियां। मैंने राहत की सांस ली और पर्दा वापस लगा दिया। शायद बिल्ली होगी या कोई पक्षी। लेकिन जब मैं पलटी तो मेरी नज़र दरवाजे के नीचे की दरार पर पड़ी। वहाँ से एक काली परछाई अंदर आ रही थी, धीरे धीरे रेंगते हुए, जैसे कोई सांप फर्श पर रेंग रहा हो। मेरी सांसें रुक गईं। मैं हिल नहीं पा रही थी। वह परछाई करीब आती गई और फिर रुक गई, बिल्कुल मेरे पैरों के पास। फिर अचानक वह गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। मैंने तुरंत लाइट जलाई। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। कोई नहीं था, कहीं कोई परछाई नहीं थी। मैं उस रात सो नहीं पाई। सारी रात लाइट जलाकर बिस्तर पर बैठी रही। हर आवाज़ पर चौंक जाती, हर हलचल से डर जाती। और मेरी हथेली पर वह काली लकीर, वह अब पहले से गहरी हो गई थी। सुबह होते ही मैंने तय किया कि मैं फिर से उस जगह जाऊंगी, उस पेड़ के पास। शायद वहाँ कोई जवाब मिले। शायद मैं उस धागे को वापस बांध दूं तो सब कुछ ठीक हो जाए। पर अभी सूरज उगा था, अभी रोशनी थी, अभी मुझे सुरक्षित लगा। पर मुझे नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। अगली सुबह मैं देर से उठी। रात भर जागने की वजह से सिर भारी था और आंखों में जलन हो रही थी। मैंने घड़ी देखी, 9 बज चुके थे। दफ्तर जाने में देर हो रही थी, पर मेरा मन नहीं था। मैं बाथरूम गई और नल खोलकर मुंह धोया। ठंडे पानी की छींटें पड़ी तो थोड़ा होश आया। जब मैंने तौलिए से मुंह पोंछा और आईने में देखा तो मेरी हथेली पर वह काली लकीर अब भी थी, बल्कि वह और साफ दिख रही थी, जैसे किसी ने गहरे काले रंग से खींची हो। मैंने फिर से उसे रगड़ा, इस बार जोर से, पर वह नहीं गई। मेरी त्वचा लाल हो गई, पर वह लकीर वैसी की वैसी रही। मैंने खुद को दर्पण में देखा। मेरा चेहरा थका हुआ दिख रहा था, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। मैंने खुद से कहा, बस एक बुरी रात थी, आज सब ठीक हो जाएगा। मैंने जल्दी से तैयार हुई और दफ्तर के लिए निकली। रास्ते में मेरा ध्यान बार बार उस पेड़ की तरफ जा रहा था। क्या मैं वहां रुकूं? क्या मैं उस धागे को देखूं? पर हिम्मत नहीं हुई। दिन की रोशनी में भी मुझे उस जगह से डर लग रहा था। मैं सीधे दफ्तर चली गई। पूरे दिन काम में लगी रहने की कोशिश की, पर मन नहीं लग रहा था। बार बार अपनी हथेली देखती और हर बार वह लकीर मुझे चिढ़ाती हुई लगती। शाम को जब मैं दफ्तर से निकली तो अंधेरा घिरने लगा था। मैंने जानबूझकर दूसरा रास्ता लिया, वह रास्ता जो उस पेड़ से दूर था। मुझे 10 मिनट ज़्यादा लगे, पर कम से कम मुझे वह जगह नहीं देखनी पड़ी। जब मैं अपनी गली में मुड़ी तो थोड़ा चैन मिला। यहाँ लोग थे, आवाज़ें थीं, जिंदगी थी। मैं अपने घर की तरफ तेज़ी से बढ़ी, पर तभी मुझे लगा कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, बस कुछ लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, औरतें घरों में जा रही थीं। मैंने सोचा, मैं बस सोच रही हूँ, कुछ नहीं है। मैं फिर से चलने लगी। ये हाँ, पर कदमों की आवाज़ वह फिर आई, हल्की, धीमी, पर साफ। मैं तेज़ चली, आवाज़ भी तेज़ हुई। मैं रुकी,
आवाज़ भी रुक गई। मेरे गले में सूखापन उतर आया। मैंने फिर से पीछे देखा, इस बार ध्यान से। गली में कुछ लोग थे, पर कोई भी मेरे पास नहीं था। कोई भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था। फिर वह आवाज़ कहाँ से आ रही थी? मैं भागी नहीं, पर दिल भागने लगा। मैंने तेज़ी से चलना शुरू किया। अपने घर के गेट तक पहुँचने में बस 50 कदम थे। मैंने एक एक कदम गिना, 40, 30, 20। हर कदम के साथ वह आवाज़ भी आती रही, कभी पास, कभी दूर, पर रुकती नहीं। जब मैं आखिरकार अपने घर पहुंची तो मैंने तुरंत गेट खोला और अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने ताला लगाया, चेन चढ़ाई और तब जाकर सांस ली। घर पहुंचकर दरवाज़ा बंद किया, पर वह एहसास अंदर तक आ चुका था। कोई मेरे साथ आया था। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर अपने फ्लैट तक गई, चाबी से ताला खोला और अंदर घुसी। लाइट जलाई, सब कुछ सामान्य था। मेरा छोटा सा घर, मेरी चीज़ें, सब कुछ वैसा ही था जैसा सुबह छोड़ा था। फिर भी कुछ अलग था। हवा ठंडी थी। पंखा बंद था, खिड़की बंद थी, फिर भी ठंडक थी, जैसे किसी ने फ्रिज खोल दिया हो। मैंने अपना बैग सोफे पर रखा और किचन में गई। मुझे पानी पीना था, गला सूख रहा था। मैंने फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और एक लंबा घूंट पिया। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, एक खरोंच। फिर से यह आवाज़ मेरे बेडरूम से आ रही थी। मैं वहीं खड़ी रह गई, बोतल हाथ में पकड़े। मेरी सांसें तेज़ हो गईं। मैंने सोचा शायद खिड़की खुली हो, शायद कोई पक्षी हो, पर मुझे याद था कि मैंने सुबह सब खिड़कियां बंद की थीं। मैंने धीरे धीरे किचन से बाहर कदम रखा, लिविंग रूम पार किया। बेडरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था, आधा। मैंने सुबह उसे बंद किया था। मेरे हाथों में कंपन आने लगा। मैंने दरवाज़ा धीरे से धक्का दिया, वह पूरा खुल गया। कमरा खाली था, बिस्तर वैसे का वैसा, अलमारी बंद, सब कुछ सामान्य। पर खिड़की खुली थी। मैं वहाँ गई। मुझे साफ याद था कि मैंने इसे बंद किया था। मैंने खिड़की बंद की और कुंडी लगा दी, फिर पर्दे खींच दिए। जब मैं पलटी तो मेरी नज़र बिस्तर पर पड़ी। वहाँ कुछ था, एक काली लकीर बिस्तर की सफ़ेद चादर पर, जैसे किसी ने काले रंग की उंगली से छू दिया हो। मैं पास गई। वह लकीर, वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरी हथेली पर थी। मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। मैंने अपनी हथेली देखी, फिर वह लकीर देखी, एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी। मैंने चादर उठाई और उसे बदल दिया। पुरानी चादर को मैंने बाथरूम में फेंक दिया। मुझे उसे देखना भी नहीं था। मैंने खाना नहीं खाया उस रात। भूख नहीं थी, बस पानी पिया और लाइट जलाकर बिस्तर पर लेट गई। पर नींद कहाँ आनी थी। हर आवाज़ पर मैं चौंक जाती। पंखे की घरघराहट भी डरावनी लग रही थी। दीवार की घड़ी की टिक टिक मुझे परेशान कर रही थी। और फिर मुझे वह महसूस हुआ, कोई मुझे देख रहा था। मैं उठकर बैठ गई। कमरे में कोई नहीं था। दरवाज़ा बंद था, खिड़की बंद थी। पर वह एहसास इतना तीव्र था कि मेरी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चारों तरफ देखा, कोने, अलमारी के पीछे, पर्दों के पीछे, कुछ नहीं था। पर जब मैंने छत की तरफ देखा, मेरी सांस रुक गई। वहाँ छत पर एक परछाई थी, काली, गहरी, स्पष्ट, जैसे कोई छत पर चिपका हुआ हो। मैं चीख नहीं पाई, मेरा गला बंद हो गया। मैं बस देखती रही और फिर वह परछाई हिली। धीरे धीरे सरकते हुए वह छत से दीवार पर आई, फिर दीवार से फर्श पर, और फिर मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं बिस्तर से कूद गई, लाइट के स्विच की तरफ भागी, पर मेरा पैर चादर में उलझ गया और मैं गिर गई। परछाई और करीब आई। मैं चीखी, जोर से, पूरी ताकत से, और उसी क्षण सब कुछ रुक गया। परछाई गायब हो गई। लाइट टिमटिमाई पर बुझी नहीं। मैं फर्श पर बैठी रही। सांसें तेज चल रही थीं। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। कुछ देर बाद जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैं धीरे धीरे उठी, अपने फ़ोन की तरफ गई। मुझे किसी को फ़ोन करना था, रिया को, अपनी माँ को, किसी को भी। पर फ़ोन उठाते ही मुझे कुछ दिखा। स्क्रीन पर एक मैसेज था,
नंबर अनजान था। मैसेज में बस 3 शब्द थे, गांठ क्यों खोली। मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया। उस रात के बाद मैं अपने घर में अकेली रहने से डरने लगी थी। मैंने रिया को फ़ोन किया और उससे कहा कि क्या मैं कुछ दिन उसके यहाँ रुक सकती हूँ। उसने पूछा क्या हुआ, पर मैं कुछ बता नहीं पाई। बस इतना कहा कि घर में कुछ काम चल रहा है और शोर बहुत हो रहा है। रिया मान गई। उसने कहा कि मैं आज ही आ जाऊं, पर मुझे एक रात और अपने घर में बितानी पड़ी क्योंकि रिया दूसरे शहर गई हुई थी और अगले दिन शाम तक लौटने वाली थी। मैंने तय किया कि इस रात मैं सो नहीं होऊंगी, पूरी रात जागूंगी, लाइट जलाकर रखूंगी। मैं लिविंग रूम में बैठ गई, टीवी चालू कर दी। कोई भी शो चला रखा था, बस आवाज़ के लिए। खामोशी से डर लगने लगा था। घड़ी में रात के 12 बजे, फिर 1 बजे, फिर 2। मेरी आंखें भारी होने लगीं। मैं खुद को जगाए रखने के लिए बार बार अपने गालों पर थपकियां मार रही थी, पर फिर भी मुझे नींद आ गई। जब आंख खुली तो रात के 3 बज रहे थे। टीवी बंद हो चुका था। लाइट भी बंद थी। मैं एकदम सीधी बैठ गई। अंधेरा था, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ। मैंने स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया, लाइट जलाने की कोशिश की, पर लाइट नहीं जली। बिजली गुल थी। मेरे पास फ़ोन था। मैंने फ्लैशलाइट चालू की, रोशनी फैली और उसी रोशनी में मुझे सामने की दीवार पर कुछ दिखा। वहाँ एक परछाई थी, मेरी परछाई। पर मैं फ़ोन सामने की तरफ पकड़े थी तो मेरी परछाई पीछे की दीवार पर बननी चाहिए थी, सामने नहीं। मैंने धीरे धीरे फ़ोन घुमाया, पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर सामने देखा, परछाई अब भी थी। वह मेरे जैसी खड़ी थी, पर उसका हाथ ऊपर उठा हुआ था, जैसे किसी को बुला रहा हो। मेरा हाथ नीचे था। मैं पीछे हटी, परछाई आगे बढ़ी। मैं भागकर बाथरूम में घुस गई, दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। लाइट जलाने की कोशिश की, पर यहाँ भी बिजली नहीं थी। मैं वॉश बेसिन के पास खड़ी हो गई, फ़ोन की रोशनी अपनी तरफ किए। रात को मैं हाथ मुंह धोने बाथरूम गई। मैंने नल खोला, पानी आया, ठंडा, बहुत ठंडा। मैंने अपने हाथों में पानी भरा और चेहरे पर छींटे मारे। फिर धीरे धीरे ऊपर देखा, आईने में खुद को देखा और सांस अटक गई। मेरे पीछे कोई खड़ा था, एक आकृति, काली, अस्पष्ट, पर वहाँ थी। मैं पलटी, खाली कमरा। फिर आईने में देखा, वही परछाई, स्थिर, अडोल। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ एक धुंधला अंधेरा। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने आईने से नज़र नहीं हटाई। वह आकृति बिल्कुल मेरे पीछे थी, इतनी पास कि अगर मैं एक कदम पीछे हटूं तो उससे टकरा जाऊं। मैंने फिर से पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। आईने में देखा, वह अब भी थी, और इस बार वह और पास थी। जैसे हर बार मैं पीछे मुड़ती, वह एक कदम आगे बढ़ जाती। मैंने कांपते हाथों से आंखें बंद कर लीं। मैंने मन में एक प्रार्थना की जो बचपन में दादी सिखाती थीं। शब्द धीरे धीरे मेरे होंठों से निकले। कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोलीं तो आईने में सिर्फ मैं थी, कोई परछाई नहीं। पर मेरा चेहरा बदल गया था। मैं पहचान नहीं पा रही थी खुद को। आंखें धंसी हुई थीं, चेहरा पीला, होंठ सूखे, और मेरी हथेली पर वह काली लकीर। अब वह मेरी कलाई तक पहुंच गई थी। मैं बाथरूम से बाहर आई। अब बिजली आ चुकी थी। मैंने सारी लाइटें जला दीं, टीवी चालू किया, म्यूज़िक लगाया, कुछ भी जो खामोशी को तोड़ दे। सुबह होने में अब बस 2 घंटे बचे थे। मैं बस इंतज़ार कर रही थी, पर अब मुझे एक बात समझ आ गई थी। यह जो भी है, यह सिर्फ अंधेरे में नहीं आता, यह दर्पणों में भी है, परछाइयों में भी है, और यह मुझसे दूर नहीं जा रहा, बल्कि हर घड़ी करीब आ रहा है। अगले दिन मैं रिया के घर चली गई। अपने कपड़े, ज़रूरी सामान, सब कुछ एक बैग में भरा और निकल गई। घर से निकलते वक्त एक बार पीछे मुड़कर देखा। खिड़की में पर्दे हिल रहे थे, हालांकि हवा नहीं चल रही थी। रिया का घर शहर के दूसरे छोर पर था। वहां पहुंचने में मुझे 1 घंटा लगा।
जब मैं पहुंची तो उसने दरवाज़ा खोला और मुझे देखते ही चौंक गई। अरे तू ठीक तो है? इतनी कमज़ोर क्यों लग रही है? उसने पूछा। मैंने झूठा मुस्कुराया। बस नींद पूरी नहीं हो पाई कुछ दिनों से। काम का प्रेशर? उसने पूछा। मैं अंदर आ गई, बैग रखा। हाँ, कुछ वैसा ही। रिया का घर छोटा था पर आरामदायक। 2 कमरे, एक रसोई, एक बाथरूम। उसने मुझे गेस्ट रूम दिखाया। तू यहाँ रह। कितने दिन रुकना है? कुछ दिन, जब तक घर का काम खत्म न हो जाए। रिया ने कुछ और नहीं पूछा। हम बचपन की दोस्त थीं। वह जानती थी कि जब मैं कुछ बताना चाहूँगी तो बताऊँगी। उस दिन शाम को हमने साथ में खाना बनाया। रिया बातें करती रही अपने ऑफिस की, अपनी ज़िंदगी की। मैं सुनती रही, बीच बीच में हाँ हूँ करती रही, पर मेरा ध्यान बार बार खिड़की की तरफ जा रहा था। बाहर अंधेरा हो चुका था। रात को खाना खाने के बाद हम लिविंग रूम में बैठे, कोई फिल्म लगाई। मैं देखने की कोशिश कर रही थी पर मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। तभी रिया बोली, तू बार बार आईने में क्यों देख रही है? मैं चौंक गई। मैं नहीं देख रही है। पिछले 10 मिनट से वॉल मिरर में तेरी नज़र बार बार जा रही है। मैंने आईने की तरफ देखा। वहाँ मैं और रिया दिख रहे थे, सोफे पर बैठे हुए, बस हम 2। कुछ नहीं, बस यूं ही, मैंने कहा। पर सच तो यह था कि अगले दिन से हर आईने में वह दिखने लगा। बाथरूम में सुबह जब मैं तैयार हो रही थी तो आईने में उसकी झलक दिखी, पल भर को, फिर गायब। दोपहर में ऑफिस में, वॉशरूम के आईने में। अब वह मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। शाम को रिया के घर लौटते वक्त लिफ्ट के अंदर लगे आईने में इस बार उसका हाथ मेरे कंधे के पास था। हर बार मैं पलटती, कोई नहीं होता, पर आईने में वह था। और अब सिर्फ आईनों में ही नहीं, अलमारी की शीशे की साफ सतह में, खिड़की के कांच में, यहाँ तक कि मोबाइल के काले स्क्रीन में भी। धीरे धीरे वह करीब आने लगा, पहले दूर, फिर बिल्कुल मेरे कंधे के पास। अब उसकी आकृति और स्पष्ट होने लगी थी। एक स्त्री थी वह, लंबे बाल, काले कपड़े, पर चेहरा अब भी धुंधला था। एक रात मैं रिया के घर के बाथरूम में थी। मैं अपने दांत साफ कर रही थी। आईने में देखा तो वह मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी, इतनी पास कि मुझे लगा उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही है। उसकी सांस अब मेरे कानों को छूती थी। मैंने टूथब्रश गिरा दिया, पानी से मुंह धोया बिना आईने में देखे। पर जब मैं बाहर निकली तो रिया सामने खड़ी थी। तू ठीक तो है ना? उसने पूछा। तू बहुत डरी हुई लग रही है। मैं कुछ बोलने वाली थी पर रुक गई। मैं उसे क्या बताती कि मुझे हर आईने में एक भूतनी दिख रही है? मैं ठीक हूँ, मैंने कहा, बस थोड़ा थक गई हूँ। रिया ने मुझे अजीब नज़रों से देखा पर कुछ नहीं कहा। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं गेस्ट रूम में बिस्तर पर लेटी रही, आंखें खुली रखीं। कमरे में आईना नहीं था इसलिए थोड़ी राहत थी, पर खिड़की थी और खिड़की के कांच में मेरा प्रतिबिंब दिख रहा था। और उसमें वह भी थी। अब वह सिर्फ खड़ी नहीं थी, अब वह हिल रही थी, धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने पर्दे खींच दिए पर मन नहीं माना। मैं उठी और बाथरूम गई, दरवाज़ा बंद किया, लाइट जलाई, आईने में देखा, वह वहाँ भी थी। अब वह बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी। उसका हाथ मेरे कंधे पर था और हर रात एक फुसफुसाहट सुनाई देती। गांठ क्यों खोली? यह आवाज़ अब रोज़ आती थी, कभी रात को, कभी दिन में, कभी तेज़, कभी धीमी। गांठ क्यों खोली? गांठ क्यों खोली? गांठ क्यों खोली? मैं अब पागल हो रही थी। मुझे नींद नहीं आती थी, खाना नहीं खाया जाता था, ऑफिस में काम नहीं हो पाता था। रिया ने एक दिन मुझसे पूछा, तुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तू बहुत कमज़ोर हो गई है। मैंने सिर हिला दिया। मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? उसने पूछा। मैं चुप रह गई। मुझे खुद नहीं पता था कि क्या चाहिए, पर एक बात मुझे पता थी, मुझे उस जगह वापस जाना होगा, उस पेड़ के पास जहाँ से यह सब शुरू हुआ था।
अगली सुबह मैंने रिया से कहा कि मुझे कुछ काम है और मैं शाम तक वापस आऊँगी। उसने पूछा क्या काम है, पर मैंने टाल दिया। मुझे जाना था उस जगह जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। दिन के 11 बजे थे जब मैं उस सड़क पर पहुँची। दिन की रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था। वह पेड़ भी वैसा ही खड़ा था, पर अब उस पर कोई धागा नहीं था। मैं पेड़ के पास गई, उसकी डाल को ध्यान से देखा। वहाँ कुछ निशान थे, जैसे किसी ने धागा बांधा हो, पर धागा नहीं था। मैं वहीं खड़ी रही, सोच रही कि अब क्या करूं। तभी मेरे कान में एक आवाज़ आई, क्या ढूंढ रही हो? मैं चौंक गई और पीछे मुड़ी। डर के मारे मैं उस जगह लौटी जहां धागा मिला था। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वह पेड़ के नीचे एक पुराने कपड़े पर बैठी थी। उसके सामने कुछ धूप दीप के सामान रखे थे। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने मुझे देखते ही कहा, जो बांधा था उसे खोल दिया, अब जो छूटा है वो तुझे छोड़ेगा नहीं। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आपको कैसे पता? मैंने पूछा। बूढ़ी औरत हंसी, एक सूखी खुरदुरी हंसी। मुझे सब पता है, तू वही लड़की है ना जिसने पिछले हफ्ते काला धागा खोला था? मैं हिल नहीं पा रही थी। हाँ, मैंने धीरे से कहा। तूने बड़ी गलती कर दी, उसने कहा। वह धागा तेरे लिए नहीं था। किसके लिए था? मैंने पूछा। उसके लिए, बूढ़ी औरत ने पेड़ की तरफ इशारा किया, जिसे 50 साल पहले यहां बांधा गया था। उस धागे में 7 गांठें थीं। हर गांठ एक बंधन थी। तूने सारी गांठें खोल दी। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, वह एक चुड़ैल थी। इस गांव में रहती थी, लोगों को मारती थी, बच्चों को खाती थी। आखिरकार गांव वालों ने उसे पकड़ा और एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने उसे इस पेड़ से बांधा, उसकी आत्मा को काले धागे में कैद कर दिया। 7 गांठें लगाईं ताकि वह कभी न निकल पाए। मेरी सांसें तेज हो गईं। तो अब वह आज़ाद है, बूढ़ी औरत ने कहा, और वह तुझसे चिपक गई है क्योंकि तूने उसे आज़ाद किया। कैसे छुटकारा मिलेगा? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। बूढ़ी औरत ने मुझे देखा। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे कुएं हों। अंतिम गांठ बांधनी होगी। कौन सी अंतिम गांठ? मैंने पूछा। वही जो तांत्रिक ने बांधी थी, आखिरी गांठ, जो सबसे महत्वपूर्ण थी, जो उसे हमेशा के लिए कैद कर देती। पर कैसे? मैंने पूछा। मुझे तो कुछ नहीं आता। बूढ़ी औरत ने अपने पास पड़े एक पुराने थैले से एक काला धागा निकाला। यह ले, ये वही धागा है, तांत्रिक ने मुझे दिया था। मैं उसकी बेटी हूँ। मैंने कांपते हाथों से धागा लिया। ये ठंडा था, बहुत ठंडा। इसे अपने साथ रख, बूढ़ी औरत ने कहा। जब वह तेरे सबसे करीब आए, जब तुझे लगे कि अब वह तुझे ले जाएगी, तब इस धागे को अपनी गर्दन पर बांध लेना और एक गांठ लगाना, सिर्फ एक। पर वह गांठ पूरी ताकत से, पूरे विश्वास के साथ बांधना। बस? मैंने पूछा। बस, उसने कहा। पर याद रख, अगर गांठ कमज़ोर रही, अगर तेरा विश्वास डोल गया, तो वह तुझे ले जाएगी, हमेशा के लिए। मैंने धागा अपने पर्स में रख लिया। एक बात और, बूढ़ी औरत ने कहा, आज रात चांद निकलने से पहले, उसी वक्त वह सबसे ताकतवर होगी। उसी वक्त वह तुझे लेने आएगी, तैयार रहना। मैं वहाँ से चली आई। धागा मेरी जेब में था, पर मेरा मन शांत नहीं था। आज रात सब कुछ खत्म हो जाएगा। या तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी, या फिर हमेशा के लिए उसकी हो जाऊंगी। शाम होते ही मैं रिया के घर लौट आई। उसने पूछा कि मैं कहाँ गई थी, पर मैंने सिर्फ इतना कहा कि कुछ ज़रूरी काम था। रिया को शक हो रहा था, पर उसने ज़्यादा नहीं पूछा। रात का खाना खाते वक्त मेरा हाथ कांप रहा था। रिया ने नोटिस किया। तू ठीक तो है? उसने पूछा। हाँ, बस थोड़ा थक गई हूँ, मैंने कहा। खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई, दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। घड़ी में रात के 8 बजे थे। चाँद निकलने में अब 2-3 घंटे बाकी थे। मैंने अपनी जेब से वह काला धागा निकाला। ठंडा था,
पर अब मुझे उससे डर नहीं लग रहा था। यह मेरा हथियार था, मेरी रक्षा थी। मैंने उसे अपने पास रख लिया और इंतज़ार करने लगी। 9 बजे, फिर 10 बजे, कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा शायद बूढ़ी औरत गलत थी, शायद आज कुछ नहीं होगा। पर फिर ठीक 10:30 बजे कमरे का तापमान गिर गया। अचानक, एकदम से मेरी सांसों से भाप निकलने लगी। मैंने अपनी बाहें सहलाईं। ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड। और फिर लाइट चली गई। बहुत तेज थी। पूरे घर की बिजली गुल हो गई। अंधेरा छा गया। मैंने अपना फ़ोन निकाला, फ्लैशलाइट चालू की। रोशनी फैली और उसी रोशनी में मैंने उसे देखा। उस रात परछाई पहले से कहीं ज़्यादा स्पष्ट थी। अब वह आईने में नहीं, कमरे में मेरे पीछे खड़ी थी। मैं धीरे धीरे पलटी। वहाँ वह थी, एक स्त्री, लंबे उलझे हुए बाल, काली साड़ी, पर चेहरा अब भी धुंधला था। सिर्फ 2 काली गड्ढे थे जहाँ आंखें होनी चाहिए थीं। और उसका मुंह खुला हुआ था, जैसे चीख रही हो, पर आवाज़ नहीं आ रही। मैंने महसूस किया उसकी ठंडी उंगलियां मेरी गर्दन के पास हैं। मैं पीछे हटी, पर मेरी पीठ दीवार से लग गई। कहीं जाने की जगह नहीं थी। वह और करीब आई। अब मैं उसकी सांस महसूस कर सकती थी। सड़ी हुई, बासी, मौत की गंध। हाथ कांप रहे थे, पर मैंने नया काला धागा उठाया। मेरे हाथ धागे की तरफ गए। मैंने उसे उठाया। वह देख रही थी। उसकी काली आंखों में गुस्सा था। जैसे ही गांठ बांधने लगी, कमरे में तेज हवा चलने लगी। खिड़की के शीशे खड़खड़ाने लगे, पर्दे फड़फड़ाने लगे, मेरे बाल उड़ने लगे। मैंने धागा अपनी गर्दन पर रखा। एक छोर पकड़ा, दूसरा छोर पकड़ा। फुसफुसाहट चीख में बदल गई। मत बांध, अब तू मेरी है। उसकी आवाज़ कानों को चीर रही थी। मेरा सिर फटने लगा, पर मैं रुकी नहीं। मैंने धागे के दोनों छोर पकड़े और गांठ बांधने लगी। वह मेरी तरफ झपटी। उसके हाथ मेरी गर्दन पर आए। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि मुझे लगा मेरी त्वचा जम जाएगी, पर मैंने गांठ बांध दी। एक मजबूत, तंग गांठ। उसी पल सब कुछ रुक गया। हवा थम गई, चीखें बंद हो गईं। उसके हाथ मेरी गर्दन से हट गए। मैंने आंखें बंद कर अंतिम गांठ कस दी। एक पल सन्नाटा। हवा थम गई, आवाज़ें शांत। मैंने धीरे धीरे आंखें खोलीं। कमरे में रोशनी थी, बिजली वापस आ गई थी, और वह नहीं थी। मैंने राहत की सांस ली। मेरी गर्दन पर धागा था, गांठ बंधी हुई। मैंने धागा खोला और अपने हाथ में लिया। यह अब गर्म था और हल्का भी। मैं खिड़की की तरफ गई। बाहर चांद निकल चुका था, पूर्णिमा का चांद। मैंने खिड़की खोली और उस धागे को बाहर फेंक दिया। हवा में वह एक पल लहराया, फिर नीचे गिर गया। मैं वापस बिस्तर पर आई और बैठ गई। शांति थी। पहली बार इतने दिनों में। कोई आवाज़ नहीं, कोई परछाई नहीं, कोई एहसास नहीं कि कोई देख रहा है। मैं ख़त्म हो गई थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो धूप खिड़की से आ रही थी। मैंने अपने हाथ देखे। वह काली लकीर नहीं थी, साफ त्वचा, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। मैं बाथरूम गई और आईने में देखा। मेरे पीछे कोई नहीं था, सिर्फ खाली दीवार। मैंने राहत की सांस ली। यह ख़त्म हो गया था। मैंने अपना चेहरा धोया, तैयार हुई और बाहर आई। रिया रसोई में नाश्ता बना रही थी। गुड मॉर्निंग, उसने खुश होकर कहा। तू आज तरोताज़ा लग रही है। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आज अच्छी नींद आई। अच्छा है, उसने कहा। मुझे लग रहा था तू बीमार पड़ जाएगी। हमने साथ में नाश्ता किया। मुझे भूख लगी थी, पहली बार इतने दिनों में। दिन सामान्य रहा। मैं ऑफिस गई, काम किया, शाम को वापस आई। सब कुछ ठीक था। हफ्ता बीत गया। मैंने अपना घर वापस जाने का फैसला किया। रिया ने मना किया, अभी और रुक जा। पर मैंने कहा, नहीं, अब मैं ठीक हूँ, मुझे अपने घर जाना है। रिया मान गई। मैं अपने घर लौट आई। सब कुछ वैसा ही था जैसा मैंने छोड़ा था।
मैंने सफाई की, खिड़कियां खोलीं, ताजी हवा आने दी। रात को मैं शांति से सोई। कोई बुरा सपना नहीं आया। दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, सब कुछ सामान्य हो गया। मैंने उस धागे के बारे में सोचना बंद कर दिया, उस पेड़ के बारे में, उस बूढ़ी औरत के बारे में, उस चुड़ैल के बारे में। यह सब एक बुरा सपना था। अब खत्म हो गया। 1 महीना बीत गया। एक शाम मैं घर लौट रही थी। थोड़ी देर हो गई थी, अंधेरा हो चुका था। जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो मैंने लाइट जलाई। धीरे से आईने में देखा, मैं अकेली थी। पर जैसे ही मुस्कुराई, आईने में मेरी परछाई मुस्कुरा नहीं रही थी। वह स्थिर खड़ी थी और उसकी आंखें अब पूरी काली थीं। मेरी मुस्कुराहट गायब हो गई। मैंने अपनी हथेली देखी। वहाँ फिर से एक काली लकीर थी, और इस बार यह पहले से ज़्यादा गहरी थी। कहीं दूर से, बहुत दूर से मुझे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। गांठ टूट गई।